कटीले तार का कुछ खुखरी टाइप का लेके आए थे जिससे हमला किया गया। दिग्विजय, अगर देखा जाए तो वहां जो एक तरीके से पूर्व में है कि गोली नहीं चलेगी, सहमति है आपस में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे पास हमारे सहयोगी हमको लगातार बता रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि वो कटीले तारों के एक ऐसा औजार बनाकर वो चीनी सैनिक लाए थे, खुखरी। एक तरीके से आपको होता है गोरखा रेजिमेंट के लोग रखते हैं खुखरी, और वो अपने पास ही खुखरी इस इरादे से रखते हैं कि अगर कहीं जो गुत्थम गुत्थावार हो, अगर गुत्थम गुत्थावार हो, खुखरी गुत्थम गुत्थावार का सबसे अचूक हथियार माना जाता है। एक शार्प एज वेपन होता है और वो चाकू की तरह शार्प एज वेपन होता है, लेकिन उसकी लंबाई काफी होती है खुखरी की। और गोरखा रेजिमेंट, गोरखाज खासतौर पर इसको उपयोग में लाते हैं, गोरखा इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या चीन के जो सैनिक हैं वो खुखरी लेकर आए थे, कटीले तारों के औजार बनाकर लेकर आए थे? तो इससे साफ है, उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि वो बिल्कुल लड़ने के इरादे से ही आए थे, और वो कोई धक्का मुक्की या गुत्थम गुत्था या कोई मल्ल युद्ध करने नहीं आए थे। वो बिल्कुल एक तरीके से इस इरादे से आए थे, यूं कहें कि इरादा कत्ल के उससे आए थे। और यही वजह है कि उन्होंने भारत के 20 जवानों को भारी क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हमारे जवानों ने भी मुस्तैद होकर जो जवाब दिया उनको, उसमें चीनी सेना को भी अभी प्रारंभिक तौर पर जो खबरें आई हैं, भारी नुकसान हुआ है चीनी सेना को। जो अभी एनआई के हवाले से खबर आई कि चीन के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर जो चीन के हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए हैं, और वो जो भारतीय सेना के हाथ जो मारे गए हैं उनके अपने जवान, उनके शवों को ले जाने के लिए आए हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अभी तमाम तरीके की सूचनाएं हैं, तमाम तरीके की खबरें हैं। अभी अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और काफी कुछ जानते हैं। हम और आप तो बहुत जो खबरें आ रही हैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन बनेगी, क्या चीन का क्या चरित्र रहा है, क्या चेहरा रहा है, क्या चाल चेहरा चरित्र रहा है कि वो भारत आता है, साबरमती के संत के आश्रम जाते हैं, गांधी जो अहिंसा के पुजारी हैं उनके आश्रम जाते हैं, वहां शीश नवाते हैं और फिर भारतीय सैनिकों के खिलाफ हिंसा करवाते हैं। कैसा दोहरा चरित्र है चीन का? अनुपम तिवारी जी। देखिए सर, बात ऐसी है कि युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। हम एक सैनिकों को केवल सामने की लड़ाई को भी नहीं देखना है, पीठ पीछे क्या हो रहा है, दूसरे मोर्चों पे क्या हो रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सब चीजों के मद्देनजर ही अपनी योजनाएं बनानी पड़ती है। अब चीन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीन को लेकर के भारत की नीतियां पिछले कई वर्षों से अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। कभी हमको लगता है कि हम एक व्यापारिक रिश्ते हैं, इस वजह से हमको लगता है कि हमें इनके साथ थोड़ा शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वहीं पे जब पलट करके हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करता है तो हमको लगता है कि यार हमारा दुश्मन है। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना तो तैयार है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी तैयार होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि आप अपर लेवल पे किस तरह की बातें हो रही है, प्रधानमंत्री जी किससे मिल रहे हैं, रक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मेरा ये आंकड़ा है कि मेरे सामने दुश्मन खड़ा है, मुझे उससे निपटना है। अब जो गलवान वैली पर या जो आसपास के क्षेत्र पे फिंगर 8, फिंगर 4 इन सब पर जब सामने चीनी सैनिक खड़े हैं, तो वहां पे जो भारतीय सैनिक हैं उनको सबसे पहले अपना बचाव करना है और साथ ही साथ दुश्मन को परास्त करना। अब आप देख लीजिए, जब एक साथ 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है हमारी तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, जब दोपहर से पहले 3 सैनिकों के, एक कर्नल के और 2 सैनिकों के शहीद होने की बातें आई थी, उस समय ही ये बातें चिंता बढ़ा रही थी, कहीं कुछ तो ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखिए, शाम होते होते तक वो संख्या जो सुबह 3 थी वो अब 20 हो गई। विपक्षी जो हाथों की संख्या जो सुबह 5 या 4 या 5 बताई जा रही थी वो 40 को अभी भी पिक्चर जो है पूरी तरह से हमको आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सेना के जो आधिकारिक जो प्रवक्ता हैं जब इसके बारे में बताएंगे तब उसके बारे में हमको पता चलेगा। सर, सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 17 जवान हमारे गंभीर रूप से घायल हैं।
सर 58 साल के बाद का सबसे बड़ा ये खूनी संघर्ष है, 58 साल के बाद का। तो सर इसमें गोली तो नहीं चली है, जैसा कि अभी मैंने अपने प्रधान संपादक जी से सवाल किया था, गोली तो नहीं वहां पे चली है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि वो मारने के इरादे से नहीं आए थे, क्योंकि वो कटीले तारों से खुखरी टाइप को लेके, ऐसे धारदार हथियार टाइप को लेके आए थे और उनसे हमला किया गया था। देखिए दिग्विजय जी, आप और मेरी सोच में सिर्फ यही फर्क है। आप कह रहे हैं वो मारने के इरादे से नहीं आए थे, आपके प्रधान संपादक जी ने भी ये कहा था और मैं भी यही कह रहा हूँ, वो मारने के इरादे से ही आए थे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मारने के इरादे से नहीं आए थे, मैं भी यही कह रहा हूँ। मेरे समझने में गलती नहीं, मैंने सही कहा। तो हम सबको ये मानना पड़ेगा कि चीन का जो इरादा था वो हमारे सैनिकों को हताहत करने का था। हो सकता है कि पिछले 10-15 दिनों से जिस तरह की गतिविधियां बॉर्डर पे रही, उससे चीन निराश हुआ होगा, उसको लगा होगा जो उसकी जो सफलताएं वो चाहता था वैसे उसको नहीं मिली। देखिए पूरी लड़ाई शुरू तब से हुई है मई के महीने में, जब हमने LAC के समानांतर एक रोड बनानी शुरू कर दी थी। हमने अपने सारे सामान वहां चलाने शुरू कर दिए थे और हमारा पक्ष एकदम क्लियर था कि हम चाहते थे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। चीन को एक बहाना मिल गया दुनिया की नजरें हटाने का, उसके क्योंकि दुनिया की नजरें दुनिया एक प्रश्न चिन्ह लगा करके उसकी तरफ देख रही है, तो चीन को एक बहाना मिल गया कि ये एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर वो दुनिया को भटका सकते हैं और भारत को परेशान कर सकते हैं। भारत अभी बहुत सारी समस्याओं से पहले ही निपट रहा है, पहले ही जूझ रहा है। कोरोना हो गया और कई सारे फ्रंट पे, नेपाल की समस्या आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश में परेशानियां हैं। अभी हमारे यहाँ अंदरूनी माहौल भी अभी 3 महीने पहले गर्म ही था। CAA को लेकर के जो घटनाएं हुई हैं, धरना प्रदर्शन हुए, तो भारत की राजनीतिक समस्याएं अपनी हो सकती हैं, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भारत की सेनाएं सतर्क है। ये जो शहादत हुई है आज, इसका बदला लिया जाएगा और इसका तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बस फिर वही मैं शुरुआत में जो कह रहा था, राजनीतिक इच्छा शक्ति को थोड़ा सा प्रबल होना पड़ेगा। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि LAC LOC नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर नए निर्णय लेने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी और उसी हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमारे अनुपम तिवारी जी एक अहम सवाल है कि जो रोड है, USS रोड की बात कर रहे हैं, उससे चाइना को क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ सामरिक दृष्टि से अगर कुछ प्रकाश डाल सके हमारे दर्शकों के लिए आप। देखिए उससे रोड से एक्चुअली ये भी पहली बार हुआ है कि वो, और इसका रणनीतिक महत्व, इसका जो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है, वो जरा आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए साहब, LAC के दोनों तरफ एक तरफ भारतीय सेनाएं खड़ी हैं और एक तरफ मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। एक LAC है, एक सीमा रेखा है, उसके एक तरफ भारत की सेनाएं हैं और एक तरफ चीन की सेनाएं हैं। भारत और वो इतना दुर्गम इलाका है कि वहां पर आप साजो सामान या सैनिक साजो सामान और आर्मी की मोबिलिटी वहां पे तुरंत नहीं हो सकती, क्योंकि ना वहां पे सड़कें थी, ना वहां पर कुछ भी ऐसा चीज नहीं था एक्चुअली। और वो जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर आप वायुसेना की मदद भी नहीं ले सकते हैं उतनी आसानी से जैसी बाकी जगह। तो वहां पर एक रोड बनाने के लिए भारत का निर्णय जो बहुत दिन से चल रहा था, ये पाइपलाइन में था, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया और जब से वहां पे रोड बनना शुरू हुई, बल्कि हम अपनी सीमा के अंदर ही वो रोड बना रहे थे और हमारा पूरा ध्यान इस बात पे था कि अगर कल को कोई दिक्कत होती है सीमा के ऊपर, तो हमारे सैनिकों की सहायता के लिए, रसद के लिए, साजो सामान के लिए वहां पर जल्दी से चीजें मुहैया करवाई जा सके, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है। अब वो जिक्र यहाँ पे हो रहा है, वहां पर आप एक पंक्ति में 5 लोग 6 लोग से ज्यादा चल भी नहीं सकते हैं। आप सेना का मूवमेंट तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी अगर उस इलाके में इस तरह का जमावड़ा करना है, अगर सिचुएशन ऐसी आती है, तो उसके लिए निसंदेह आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी, आपको ऐसी कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे कि आपकी रसद होगी सैनिकों की या आर्टिलरी होगी। अब आप देखिए, पिछले कई दिनों से सूचना आ रही है कि भारत की जो सबसे बेहतरीन तोपें हैं वो भी वहां तक इलाके तक पहुंची हैं। तो वो पहुंचना तभी संभव हो पाया है जबकि वहां पे कनेक्टिविटी है, और इसी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए भारतीय सेना वहां सड़क बना रही थी। इससे चीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सारी गतिविधियां हमारे अपने क्षेत्र में हो रही। लेकिन चीन ने इसको ये समझा कि चूंकि भारत वहां पर सीमा पे मजबूत है, इससे कल को हो सकता है उनको, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारत को उकसाने की कोशिश की है। और ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
इसीलिए हुई है कि उनको हमारा अपनी सीमा के भीतर ये सब करना पसंद नहीं आया जी। और वो अपनी अनुपम जी एक बहुत बहुत अच्छी तरीके से कि एक आम नागरिक की भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से जो यूएसएस रोड है उसका क्या महत्व है। जहां पैदल चलना मुश्किल है वहां एक 2-4-5 लोग नहीं चल सकते, वहां सेना का साजो सामान, तोपे, आर्टिलरी कैसे जाएंगी। इससे एक तरीके से इसका बेहद रणनीतिक माहौल है, क्षमा कीजिएगा, बेहद रणनीतिक महत्व है इस सड़क का। इसी तरीके से जहां ये घटना हुई है गलगवान घाटी, उसका जरा उसकी भौगोलिक स्थिति अगर आपको आप समझा सकें तो क्या स्थिति है और क्या क्या वहां जो यहाँ घटनाक्रम क्या हुआ होगा। उसका रिजल्ट जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आया कि हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन वहां क्या है, क्या कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक हमारे सीमा के काफी अंदर घुस आए। कई दिनों से जो भारत का विपक्ष है सरकार पर इस बात का दबाव बना रहा था कि चीन के मसले को विपक्ष के सामने और देश के सामने प्रधानमंत्री जी रखें कि वास्तव में चीन कितना घुसाया है कितना नहीं घुसाया है, क्योंकि टीवी पर बैठकर केवल उसको चीन को मार भगाने से काम नहीं चलने वाला है, वास्तव में मार भगाना पड़ेगा। तमाम हमारे जैसे पत्रकारों ने चीन को टीवी पर बैठकर मार भगाया। तो कुल मिलाकर हकीकत क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए तिवारी जी। देखिए क्षमा कीजिएगा, हकीकत जितनी आपको पता है उतनी मुझे पता है, क्योंकि मैं एक तो अपने सर्विस काल के दौरान मैं कभी उस इलाके में रहा नहीं हूँ जी। और सबसे बड़ी बात, मैं भारतीय वायुसेना से हूँ, मैंने भारतीय थल सेना के साथ काम नहीं किया है। मैं उस इलाके में जब सबसे नजदीक गया हूँ लद्दाख एयरपोर्ट तक गया। लद्दाख में हमारा एयरबेस है, मैं वायुसेना में काम करता हूँ। तो वहां पर देखिए ये सब चीजें क्या होती है ना कि बहुत ही एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में चीजें बनाई जाती है। सीडीएस का पद भी इसलिए बनाया गया था कि जब तीनों सेनाएं एक साथ काम, लद्दाख एयरबेस को इसी हिसाब से डेवलप किया गया था। कल को अगर भारतीय थल सेना को अगर जरूरत पड़ता है तो वहां से साजो सामान बाई एयर वहां पर उतारा जाए और वहां से वो सब जगह नजदीक, जिस गलवान घाटी की हम लोग बात कर रहे हैं, गलवान घाटी का भी जितना मुझे पता चला है वो सिर्फ मुझे टीवी के और इंटरनेट के माध्यम से, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से पता चलता है। मैं खुद उस जगह पर रहा नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा समाचार। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो रणनीतिक अगर अब हम आपसे बात करें अब इस पूरे घटनाक्रम पर कि वास्तव में अब एक सैनिक होने के नाते आप इस घटनाक्रम के बाद आप क्या सोचते हैं और हमारी सरकार को या जो हमारी सेना को अब किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल है, भारत कोरोना से जूझ रहा है, एक हेल्थ इमरजेंसी है देश में, आर्थिक संकट में भी है भारत और चीन उसे उकसा रहा है क्योंकि वो भारत एक आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री का जो नारा है कि आत्मनिर्भर बने, पुनर्निर्माण की ओर जो इस महामारी का काल है इसमें भी आत्मनिर्भरता और पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इसका जो अवसर का लाभ उठाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अवसरवादी चीन दूसरे तरीके से इस अवसर का लाभ उठाने के चक्कर में हो। ये देखिए, हमें अपने आसपास की चीजों से सीखना चाहिए। इस मामले में हम चीन से भी सीख सकते हैं। देखिए, भले हमारा दुश्मन है, हमें दुश्मन से भी सीखना चाहिए। हमें सारी रणनीतियां दूरगामी बनानी पड़ेंगी। अब आज जो घटनाक्रम वहां पे हो रहा है इसकी तैयारी चीन पिछले कई वर्षों से कर रही है और अब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ तक कि आज समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज हमें अपने वीर जवान गए। तो मुझे लगता है कि कुछ दूरगामी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। हो सकता है उनके रिजल्ट सामने तुरंत न दिखाई पड़े, हमें और आपको या आम जनता को न दिखाई पड़े, लेकिन सरकार को इस हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे कि अब आज से लेकर के 3-4 साल आगे तक की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी और फिलहाल जो वहां पे वातावरण है उसको कूल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहां पे जो जवान हैं जिनके साथी अभी हताहत हुए हैं, जिनके साथी आज दुनिया में नहीं रह गए हैं, उनका आप रोष समझ सकते हैं। एक सैनिक होना जरूरी नहीं है उसके लिए, आप एक आम आदमी समझ सकता है कि जब उनका साथी कल को वीर गति को प्राप्त किया है तो उसके अंदर कितना रोष होगा, वो कुछ भी कर सकता है इससे। तो अभी भारत सरकार को और हमारे नीति निर्धारकों को ये चीज सोचना पड़ेगा कि फिलहाल किसी तरह से इस सिचुएशन को डील किया जाए, इससे ज्यादा स्थिति खराब ना हो पाए। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक चैनल ढूंढने पड़ेंगे और अपनी प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक जो इनकी छवि है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हल बहुत कठिन नहीं है, हल निकल आएगा इन सब समस्याओं का। इनकी जो दादागिरी है उस दादागिरी को आपको जवाब देना पड़ेगा और उसी के लहजे में जवाब देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सख्त भी हो सकते हैं, भारतीय सेना को सख्त होना पड़ेगा, सख्त होता दिखना पड़ेगा। सख्त होना तो भारतीय सेना सख्त है,
लेकिन वो चीज दिखनी चाहिए, आम जनता तक उसका मैसेज जाना चाहिए, चीन के अंदर उसका मैसेज जाना चाहिए। अब आप ये देखिए, दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न है। जैसे दो परमाणु संपन्न राष्ट्र कभी भी एक दूसरे से आपसी युद्ध में नहीं भिड़ते हैं, ये हमने कभी नहीं देखा है। विश्व युद्ध के बाद भी हमने कभी नहीं देखा है परमाणु संपन्न दो बड़े राष्ट्र आपस में डायरेक्ट युद्ध पे लड़ गए हों। छद्म युद्ध और दुनिया भर की लड़ाइयां चलती रहती हैं, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। इस सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन में कभी फुल फ्लेज वार होगा, और अगर होगा भी तो उसके लिए आपकी सेना तैयार है, आप निश्चिंत रहिए। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इस चीज को, सबसे पहले जो डिस्केलेशन की बात हो रही थी, डिस्केलेशन की वार्ताएं चलेंगी, और वो सब काम नहीं चलने वाला है। सबसे सख्त निर्देश भी देना है और दूसरे चैनल्स भी खोलने पड़ेंगे। सामरिक रणनीतियां, कूटनीतियां ये सब बनानी पड़ेंगी, और मुझे लगता है भारत सरकार सक्षम है इसमें काम करेगी, और हमें एक दो दिन में इसके अनुभव देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, मेरा फिर भी ये कहना है कि रणनीतियां वो बनाई जाए जिनके दूरगामी परिणाम हो। तुरंत आज ये नहीं कि आज हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो आज हम उनके 50 सैनिक मार दें और हम उसके बाद ठंडे बैठ जाएं, नहीं, ये इस चीज का हल नहीं है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हम कैसे चीजों को धीरे धीरे डेवलप करते रहें। स्ट्रेटजीज हमेशा इवॉल्व होती है, स्ट्रेटजीज बनाई नहीं जाती हैं, उनको इवॉल्व किया जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए कि वो समय के साथ साथ इवॉल्व होती रहें, नई नई चीजें उन परिस्थितियों के हिसाब से ढाली जाएं, और मुझे लगता है कि ये होगा। हम और आप देखते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। बाकी सेना पे छोड़ दें, सेना पे आप विश्वास रखें, सेना की तरफ से आपको कभी कुछ भी निगेटिव चीजें नहीं होगी, और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा है। जी सर, सेना पे तो सभी को भरोसा है, सेना रक्षा करती है, सेना पे सबको, देश की सेना पे सबको भरोसा है। और बैठक चली है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। अब ये क्या रणनीति हुई है, क्या तय किया गया है, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और के न्यूज से जुड़ने के लिए, अनुपम सर, और हमारे प्रधान संपादक सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। वैकरावट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर है भू माफिया की नजर। भू माफिया सफेद पोस्ट गठजोड़, चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज ना छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।